यूपी का चुनावी रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी बीजेपी के दिग्गज इस चुनावी सीजन में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी प्रचार की कमान संभाल रखी है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी, साथ ही यूपी को गुंडाराज से मुक्त कराया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने परिवारों का भला किया। तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी के गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जीत होगी। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो अभी तक 6 चरण के मतदान हुए हैं उसमें बम्पर वोटिंग बीजेपी को मिली है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 300 पार सीट मिलेगी, लेकिन 10 मार्च को देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का ताज आखिर किसके सर पर सजता है। यूपी विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ के एक आतंकवादी का नाम शामिल था और उसके पिता और परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से था। साथ ही सीएम ने कहा, ऐसी पार्टियों ने ही आजमगढ़ जैसी साहित्य और क्रांति की धारा को बदनाम करने का काम किया है। इन पार्टियों को आजमगढ़ वासी कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यगढ़ देने का काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर हम किसानों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार गरीबों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में युद्ध की भूमि से काफी अच्छी खबर आई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए सीज फायर का ऐलान किया है, यानी कि संघर्ष विराम। लेकिन ये संघर्ष विराम कुछ ही देर के लिए होगा, तब तक होगा जब तक कि विदेशी नागरिक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही रूस ने 2 जगहों मारियापोल और वोल्गोनोखा में सीज फायर और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मानवीय कॉरिडोर और सीज फायर पर यूक्रेन के पक्ष ने भी सहमति जताई है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कई शहरों में 3700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा है। रूस ने यह भी कहा कि उनकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि इस फैसले को भारत से प्रभावित माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी अब तक 2 बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं। भारत ने यूक्रेन और रूस से मांग की थी कि वे हमारे नागरिकों को निकलने का मौका दें और सीज फायर का ऐलान करें। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय रूस से सटे यूक्रेन के इलाकों में फंसे हैं, जहां उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शामिल हैं। ये मंत्री अलग अलग देशों से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। ये फैसला भारत से प्रभावित हो या फिर रूस का अपना विवेक, लेकिन युद्ध की भूमि से इस तरह की खबरें आना दिल को सुकून देती हैं और मानवता की मिसाल पेश करती हैं। देश में तीसरी लहर थमने के बाद लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 5000 से ज्यादा नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं और 24 घंटों में 289 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में देश में 13,450 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 73,878 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,14,000 से ज्यादा तक पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,23,78,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद सरकार वैक्सीनेशन अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश में अब तक 178 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 60 वर्ष से ज्यादा के लोग और कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी दी जा रही है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही में हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा प्रदेश की निगाहें
8 मार्च पर टिकी है। 8 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते हरियाणा का 2022-23 का बजट पेश करेंगे। हरियाणा के 2022-23 के बजट में सरकार का फोकस किन मुद्दों पर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश के बजट को लेकर लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा का 2021-22 का बजट जब सरकार ने पेश किया था तो उसके बाद कोविड का एक बड़ा असर देश भर में शुरू हुआ था, जिसके चलते प्रदेश के 2021-22 के बजट में तमाम सरकार की योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई, चूंकि कोविड की लहर एक बड़ा कारण बनी थी। लेकिन अब प्रदेश की सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और 2022-23 का बजट किस तरह का होगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 8 मार्च का बजट अभिभाषण साफ करेगा। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत नारायणगढ़ में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत करते हुए इस मेले का अवलोकन किया। उन्होंने यहां पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ये मेले लगाने का सरकार का उद्देश्य ये है कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये या 1 लाख रुपये से कम है, उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि वो उनकी आय बढ़े और हरियाणा में कम से कम बीपीएल परिवार हों और सबको एपीएल किया जाए। आज इस मेले में लगभग 1000 लोगों को बुलाया गया था, जिन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उन्होंने इसका लाभ लेने के लिए आवेदन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन लोगों को पत्र भी वितरित किए और उन्होंने कहा कि वे ये लोन लेकर अपना रोजगार शुरू करें और यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए वो अधिकारियों से संपर्क करें। 2 करोड़ की लागत से बनी सड़क का आज शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। जगाधरी के शांति कॉलोनी में यह सड़क निर्माण किया गया था, जिसका आज शिक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने 13 ट्यूबवेलों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और जिस प्रकार के जहाँ पे भी जिस प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाता है। और बड़े लंबे समय से इस सड़क की भी मांग थी और इस एरिया के अंदर जो ट्यूबवेल की मांग थी उसको पूरा किया गया है। वहीं उन्होंने यहाँ पर बात करते हुए कल जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ उसको लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण बिल था वो एक विधानसभा का डॉक्यूमेंट था, उसको फाड़कर जो है अमर्यादित व्यवहार रघुवीर कात्यायन द्वारा किया गया है, जो कि हमारे वरिष्ठ योगी है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और कांग्रेस ने भी उन्हीं के पक्ष में बोला, जिसके चलते उनको जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया और उसके बाद जो है उन्हें इस सेशन के लिए निलंबित किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ऐसा नहीं करना चाहते थे, अगर वो अपने व्यवहार पर खेद जताते तो वो निर्णय वापस लिया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार किया गया ये बेहद गलत है। और कांग्रेस के पास कोई विषय और कोई भी मुद्दा नहीं था जिसको लेकर कांग्रेस कोई बहाना ढूंढ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ये सब करके जो है वहाँ से वॉकआउट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता से और सभी पक्षी दलों से भी सुझाव लिए गए हैं। निश्चित तौर पर यह बजट जनता के हित का होगा। साथ ही उन्होंने एक और मुद्दा, जिस प्रकार से जो यूक्रेन का मुद्दा है, उस पर भी बातचीत करते हुए कहा कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार जिस प्रकार से सकुशल भारतीयों को वहाँ से जो है यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर सकुशल लेकर आ रही है, इसकी तारीफ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। नमस्कार, इस वक्त हम जुलाना की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुलाना के पेट्रोल पंप पर जो है पिछले 2-3 दिनों से ट्रैक्टरों की लगातार लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो किसान है वो लगातार अपनी ट्रैक्टर ट्रैलियों में कई की ड्रम लेकर आ रहे हैं और तेल लेकर जा रहे हैं। पेट्रोल कर्मचारी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो पेट्रोल की जो लागत है वो लगातार कई गुना बढ़ गई है। जब हमने इस बारे में किसानों से बात की, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। उसी बात को लेकर जो है किसान लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रैलों
ट्रेलों में जो है ड्रम लेकर आ रहे हैं और हजारों लीटर तेल लेकर घर में जा रहे हैं। हम आपको बता दें, किसानों का कहना है कि पिछले दिनों 2 या 3 दिनों से जो है लगातार की हम बात करें तो एक बाजार में अफवाह चली हुई है कि तेल महंगा हो जाएगा। उसी बात को लेकर लगातार जो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रेलियों के अंदर बड़े बड़े ड्रम रखकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और तेल को इकट्ठा कर अपने घर लेकर जा रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी का कहना है कि पिछले 2 या 3 दिन से सेल कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि शाम तक जितना भी इनके पास तेल होता है सभी खत्म हो जाता है। इस वक्त हम बात करें जुलाना की, जुलाना के पेट्रोल पंपों पर जो है लगातार लोग लाइनें लगा रहे हैं और तेल लेने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पिछले 2-3 दिन से जुलाना में लगातार तेल की जो खपत है पेट्रोल पंपों पर बहुत ज्यादा हो रही है। जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि कुछ दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद तेल बढ़ने के आसार हैं। उसी बात को लेकर लगातार जो है लोग तेल के बड़े बड़े ड्रम लेकर आ रहे हैं और तेल को यहाँ कर लेकर जा रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग में एक अफवाह बनी हुई है कि तेल महंगा होगा और उसी बात को लेकर जो लोग हैं, आम लोग भी हैं, ये तेल को इकट्ठा करके अपने घर लेके जाने का काम कर रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 2-3 दिनों से जुलाना में चला हुआ है। राजकीय महिला ITI अंबाला के प्रिंसिपल महेंद्रपाल को परिवहन मंत्री डॉक्टर मूलचंद शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल की जांच भी कराई जाएगी। अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ITI की महिला अनुदेशकों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे देखते हुए मंत्री मूलचंद शर्मा ने सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेवात की धरती पर इस बार कमल जरूर खिलेगा। नगर निकाय चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कमल खिलने जा रहा है। चरखी-दादरी शहर में सीएम फ्लाइंग समेत 4 विभागों की तरफ से एक रसगुल्ला प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके तहत टीम ने प्लांट में बनने वाले 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए और रसगुल्ला प्लांट से 3 घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद किए। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी एक्स तेवतिया ने बताया कि सीएम फ्लाइंग व खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से रसगुल्ला प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें टीम ने प्लांट से 3 घरेलू सिलेंडर भी बरामद किए हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि प्लांट में बनने वाली 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है। अगर जांच के दौरान मिठाइयों में मिलावट मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पृथला के गांव हरफली में 2 बच्चों की जौहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है। साथ ही पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इत्तेफाकिया मामला दर्ज किया है और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में लाया गया है, जहां से दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम करवा कर पुलिस ने परिजनों को शवों को सौंप दिया है। और इसके अलावा बात करें तो जो मृतक के परिजन हैं, उनका कहना है कि दोनों बच्चे अच्छे दोस्त थे और गत दिवस शनिवार को जो यहाँ पर बनी वाले बाबा हैं, वहाँ पर एक जोहड़ बनी हुई है, जहाँ पर नहाने के लिए गए थे और अचानक दोनों वहाँ पर डूब गए। जिसके बाद वहाँ पास में काम करने वाले लोगों ने उनको देखा और जब तक निकाला तब तक उनकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूंडरी में पंचायती चुनाव न होने की वजह से गांव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह पर नालियों का गंदा पानी गलियों में फैल चुका है। इसी प्रकार फतेहपुर के एक गली में नालियों का गंदा पानी गलियों के अंदर आ चुका है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 साल से कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि जो लोकसभा सांसद नायब सैनी हैं, उनको भी उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तोशाम निवासी चिराग मेहता का यूक्रेन से लौटने पर परिजनों के साथ साथ ग्रामवासियों ने भरपूर स्वागत किया। चिराग के सकुशल लौटने से परिजनों में खुशी का माहौल है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। यूक्रेन से लौटे चिराग का कहना है कि वह यूक्रेन के शहर लवीव में MBBS में 3रे वर्ष का छात्र है। युद्ध के कारण उसकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। चिराग का कहना है कि युद्ध के पश्चात यूक्रेन में हालत पूरी तरह बिगड़ गए हैं। उसे लवीव शहर से रोमानिया जाना पड़ा। उसका कहना है कि रोमानिया में उसे भारतीय दूतावास से काफ़ी सहायता मिली और खाने रहने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसने बताया कि कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, परंतु सरकार ने वहां से निकालने में पूरी मदद की और उन्हें निःशुल्क ही देश में पहुंचाया।
वह देश में पहुंचकर खुश है और उम्मीद करता है कि उनके यूक्रेन में बचे हुए सहपाठी भी देश में सकुशल पहुंच पाएंगे। गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकार की सुविधाओं को अंतिम दौर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसी के चलते आज गोरंडा तहसील में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। बता दें कि भी जिस प्रकार से ये कार्यक्रम किया गया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से जिस प्रकार लोगों को प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आए हुए थे, जो जरूरतमंद लोग आए हुए थे, वो खुश दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है उसको देखते लगता है कि भी कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी तक की जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमें हैं उनका लाभ पहुँचना शुरू हो गया है। आज बता दें कि भी जिस प्रकार से तहसील कार्यालय में जो मेला लगाया गया था उसमें 18 स्टॉल हैं जो लगाए गए थे विभिन्न विभागों की तरफ से, और 55 योजनाओं का जो है वो शिलान्यास करके गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया।